हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जीवन रेखाओं के बारे में। हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा था कि सड़क परिवहन, रेल परिवहन और उसके बाद हमने देखा था जल परिवहन के बारे में। जल परिवहन के अंदर आंतरिक परिवहन और बाह्य परिवहन, हमने सभी बंदरगाहों और पोर्टों के बारे में अध्ययन किया था। अभी हम पढ़ेंगे वायु परिवहन के बारे में। जैसा कि आप सभी को इस बात की जानकारी होगी कि जो सड़क परिवहन है उससे हम कम दूरी की यात्रा करते हैं और जल्दी खराब होने वाली जो सामग्री होती है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं, तथा जो हमारे यात्री हैं जो कम दूरी तक जाना चाहते हैं उनके लिए ज़्यादा सूटेबल होता है। लंबी जर्नी के लिए रेल परिवहन ज़्यादा सुलभ होता है और हैवी लोडेड सामग्री जैसे अयस्क वगैरह, मिनरल्स वगैरह हैं, उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंचाने के लिए या दूसरे देशों को भेजने के लिए सस्ता परिवहन जो है वो जल परिवहन है। अब हम वायु परिवहन की अगर बात करते हैं तो वायु परिवहन के अंदर जो है छोटी चीज़ें और जल्दी पहुंचाने वाला, यानी कि ये कीमती वस्तुएं, बहुमूल्य वस्तुओं को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंचाना है या एक देश से दूसरे देश में जाना है तो कम समय में पहुंच जाते हैं। यात्री भी अगर एक देश से दूसरे देश, बिजनेस व्यापार वाले लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक देश से दूसरे देश में जाना चाहते हैं तो कम से कम समय में वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। है बहुत ही फास्ट साधन वायु परिवहन। और वायु परिवहन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यदि हमारे सड़क परिवहन, रेल परिवहन और जल परिवहन काम नहीं कर रहे हों, उस समय भी हम हेलीकॉप्टर के माध्यम से, एरोप्लेन के माध्यम से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सकते हैं। घने जंगलों, नदियों, विच्छिन्न क्षेत्रों जहाँ पर स्थल परिवहन और रेल परिवहन भी नहीं पहुँच पाता है ठीक ढंग से, वहाँ पर हम हवाई यात्रा कर लेते हैं। तो वायु परिवहन का महत्व बहुत ही अधिक है। अब वायु परिवहन में जितने भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं उन पर थोड़ा सा एक बार आप नज़र डाल लें। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के अंदर अमृतसर जो एयरपोर्ट है, जिसको राजा सांसी एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, इस स्क्रीन पे आप देखिए। इसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल के हैं। इसके बाद आप कोलकाता, जिसको प्रारंभ में दमदम कहा जाता था, अभी जो है इसको क्या बोलते हैं, कोलकाता एयरपोर्ट को। कोलकाता जो एयरपोर्ट है इसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही जो है इधर मुंबई छत्रपति शिवाजी है ना, मुंबई को कहते हैं। फिर उसके बाद हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। चेन्नई, जिसको मीनाम्बकम के नाम से भी जाना जाता है। और जो आपका तिरुवनंतपुरम है जो केरल में है, ये भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। इसको नंदीवाचेरी के नाम से जाना जाता है। तो इसको आप याद करेंगे, याद रखेंगे। ज्योग्राफी में क्या है कि लोकेशन सबसे बड़ी चीज़ है। लोकेशन, कौन सी चीज़ कहाँ है, इस पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। तो लोकेशन को आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद जो है अगर हम एरोप्लेन और इसकी बात करें तो सन 1953 में, 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। व्यवहारिक तौर पर इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया, अलायंस एयर यानी इंडियन एयरलाइंस
दोनों अनुषंगिक इकाइयाँ हैं। कई निजी एयरलाइंस भी हैं जो घरेलू सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं उपलब्ध कराती है। एयर इंडिया की जो एयरलाइंस है वो अंतर्राष्ट्रीय है, यानी कि एक देश से दूसरे देश में, और इंडियन एयरलाइंस जो है वो भारत के अंदर जो है सेवाएं प्रदान करती हैं, इंडियन एयरलाइंस जो को। इसके साथ साथ कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं जो हेलीकॉप्टर्स भी बनाती हैं। हेलीकॉप्टर्स की एक विशेषता होती है कि उसको हम कहीं पर भी उतार सकते हैं और आसमान में हम उसको रोक भी सकते हैं कुछ समय तक। उसके पंखे चलते रहते हैं और रुके रहते हैं। तो हेलीकॉप्टर से सेवाएं प्रदान करना थोड़ा सा आसान होता है। कब? जब जो है कोई आपदा आ जाती है, जब कोई महामारी फैल जाती है, जैसे अगर बाढ़ आ गई है ना, भूकंप आ गया, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, दुर्गम क्षेत्रों में हमको लोगों को सहायता अगर प्रदान करना है, उस समय आप देखते होंगे टेलीविज़न वगैरह पे जब कभी बाढ़ आ जाती है तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो है हम सेवाएं प्रदान करते हैं। इंडियन एयरलाइंस की संक्रियाएँ पड़ोसी देशों में दक्षिणी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया और मध्य एशिया तक विस्तृत हैं। एयर इंडिया जो भी है ना। अब इसकी सेवाओं से जुड़े देशों के नाम आप बता सकते हैं बड़े आसानी से। संचार सेवा पर चलते हैं। देखो संचार क्या होता है? कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। ये भी लाइफ लाइन है, आजकल के समय में तो बहुत बड़ी लाइफ लाइन है। अगर एक दिन के लिए सारी संचार सेवाएं ठप कर दी जाए तो मानव गतिविधि रुक गई पूरी व्यक्ति की, और बिजनेस व्यापार की जो गतिविधियां हैं वो ऑटोमेटिक रुक जाती हैं, है ना। अभी संचार कम्युनिकेशन होता क्या है कि अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना, है ना, इसको हम कम्युनिकेशन या संचार कहते हैं, और उसकी बात हमारे तक पहुंच जाए। संचार कभी भी वन वे नहीं होता है। वन वे होता तो फिर गड़बड़ हो जाता है, फिर वो सक्रिय संचार साधन के अंदर नहीं आता है। जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं, संचार के एक साधन है, बातचीत का एक माध्यम है। अगर जो है हमारा मोबाइल में इधर से आवाज़ जा रही हो और उधर से आवाज़ ना आ रही हो, इसका मतलब हमारा जो कम्युनिकेशन है वो ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। अब इसके माध्यम कई हो सकते हैं। संचार साधनों को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जो प्रिंट मीडिया है जिसमें न्यूज़पेपर, पत्र पत्रिकाएं, मंथली, फोर्टनाइटली, वार्षिक, 15 दिन वाली, साप्ताहिक, है ना, ये पत्रिकाएं, वार्षिक पत्रिकाएं ये आती रहती हैं। हम पत्रिकाओं के माध्यम से सूचनाएं हमारे तक मिल जाती हैं, का आदान प्रदान भी हम कर लेते हैं। पत्र के माध्यम से भी किया करते थे। अब जो है वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया काफ़ी सक्रिय है। पहले प्रारंभ में रेडियो चला करती थी, अभी भी रेडियो चलती हैं। सूचनाओं को, सरकार की क्या सूचनाएं हैं, क्या नीतियां हैं, क्या पॉलिसी हैं, वो जनता तक पहुंचाना, और जनता की जो डिमांड और मांग जो है मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचा करती थी। आज वो स्थान बड़ी तेज़ी के साथ प्राइवेट नेटवर्क यानी कि D2H, डिश टीवी, इनके माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से हैं। इनसेट 2B, 2D इत्यादि जो हमारे सैटेलाइट हैं जो बड़ी तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं, जिससे मौसम की जानकारी भी हमें अच्छी तरह से घर बैठे मिल जाती हैं टेलीविज़न के माध्यम से। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पेजर, फैक्स, मोबाइल फ़ोन्स, इंटरनेट के आ जाने के बाद तो एक क्रांति सी फैल गई पूरे देश में, पूरे विश्व में समझो। नहीं तो पहले STD के माध्यम से कार्य हुआ करते थे, है ना, ट्रंक डायलिंग के माध्यम से काम हुआ करते थे।
अब जनसंचार मानव को मनोरंजन के साथ साथ बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रम भी दिखाते रहते हैं, लोगों को जागरूकता प्रदान करते रहते हैं। लोग जागरूक भी हैं, है ना। इसको पढ़ने से लोगों को सूचनाएं घर बैठे आसानी से मिल जाती हैं। अब संचार के बाद जो है हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर एक नज़र हम डालें थोड़ा। आखिर व्यापार है क्या? व्यापार क्या होता है? वस्तुओं का आदान प्रदान, यानी कि दो राज्यों के बीच व्यापार हो सकता है, दो देशों के बीच व्यापार हो सकता है ना। व्यापार जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अगर एक राज्य से दूसरे राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान होता है तो इसको राज्यीय है ना व्यापार कहते हैं। अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय मतलब एक देश से दूसरे देश के मध्य जो है व्यापार की प्रक्रियाएं चलती हैं। अब यह व्यापार हम समुद्री माध्यम से मार्ग से कर सकते हैं, हवाई मार्ग से कर सकते हैं, स्थलीय मार्ग के द्वारा कर सकते हैं। राज्य स्तरीय व्यापार दो या अधिक राज्यों के मध्य होता है। एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव का सूचक होती है, इसलिए इसे राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। बैरोमीटर से क्या वायुदाब मापते हैं, लेकिन कह रहा है कि इसको हम जो है राज्य का बैरोमीटर कह सकते हैं, है ना। अब अगर हम देखें, अब ये व्यापार क्या होते हैं? व्यापार दो देशों के मध्य हो रहे हैं, तो भारत में व्यापार कभी कभी जो है धनात्मक भी हो, अनुकूल व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन क्या होता है? दो चीज़ें होती हैं, आयात और निर्यात। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछता है, इसको ध्यान से सुने। आयात और निर्यात व्यापार के दो घटक हैं। ये पूछता है, कभी कभी एक नंबर में पूछ लेता है आपसे कि व्यापार के घटक कौन कौन से हैं। तो व्यापार के दो घटक हैं, आयात और निर्यात। आयात किसे कहते हैं? जब हम आवश्यक सामग्री अपने देश में मंगाते हैं, किसी देश से खरीदते हैं, तो उसको हम आयात कहते हैं। निर्यात किसे कहते हैं? जब हम सामानों को दूसरे देश को भेजते हैं या बेचते हैं, उसको हम निर्यात कहते हैं। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट। इंपोर्ट मतलब सामान को मंगाना, एक्सपोर्ट मतलब सामान को भेजना। तो ये दो आयात और निर्यात है, इनके आयातित वस्तुओं के मूल्य और निर्यातित वस्तुओं के मूल्य निकाले जाते हैं, वैल्यू निकाली जाती हैं कि हम कितने का सामान जो है निर्यात कर रहे हैं, दूसरे देशों को बेच रहे हैं। सामग्री मतलब चाहे वो कृषि से उत्पादन से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की, चाहे इंडस्ट्रियाँ हो, कोई भी हो, सामग्री हो, अगर हम उसका अधिक उत्पादन कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है उसको कुछ देश में खपत करेंगे, कुछ दूसरे देशों में बेचेंगे। तो हम दूसरे देशों को बेचते हैं तो उससे हमको जो है विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। और आप जानते हैं जितना अधिक विदेशी मुद्रा हमारे पास होती है उतना ही हमारा देश संपन्न होता है। विदेशी मुद्रा को भी हम नेशनल इनकम में जोड़ते हैं, है ना। तो जो निर्यातित वस्तुओं का मूल्य और आयातित वस्तुओं का मूल्य अगर बराबर चल रहा है तो हम बोलेंगे हमारा व्यापार संतुलित है। अगर निर्यातित वस्तुओं का मूल्य अधिक है और आयातित वस्तुओं का मूल्य कम है तो अब हम उस व्यापार संतुलन को क्या बोलते हैं? धनात्मक व्यापार संतुलन है। यानी हमारे व्यापार संतुलन हमारे पक्ष में है, धनात्मक व्यापार संतुलन है। और अगर आयातित वस्तुओं का मूल्य अधिक हो गया और निर्यातित वस्तुओं का मूल्य कम हो गया तो ऋणात्मक व्यापार संतुलन कहते हैं इसको, है। तो जो धनात्मक है वो देश के पक्ष में है और जो ऋणात्मक व्यापार संतुलन है वो देश के पक्ष में नहीं होता है। तो विश्व की सभी भौगोलिक प्रदेशों में व्यापारिक संबंध स्थापित हैं हमारे देश के। जो निर्यात करने वाली भारत की जो वस्तुएं हैं वो निम्नलिखित हैं: कृषि से संबंधित उत्पाद, खनिज से अयस्क, रत्न जवाहरात, आभूषण, रसायन से संबंधित उत्पाद, है ना, इंजीनियरिंग उत्पाद, ये सब हम क्या करते हैं? निर्यात करते हैं। पेट्रोलियम उत्पाद, पेट्रोलियम नहीं, पेट्रोलियम उत्पाद लिखा है आपकी किताब में।
पेट्रोलियम उत्पाद हम लगभग 86.12% निर्यात करते हैं, बहुत बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। लेकिन वहीं पर हम पेट्रोल जो है आयात करते हैं, जो गाड़ियों में डाला जाता है, ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पाद में वृद्धि 41.87%। मोती, बहुमूल्य रत्न, अकार्बनिक रसायन, ये सब हम क्या करते हैं, मंगाते हैं अपने देश में। और हम क्या कच्चे माल मंगाते हैं और निर्मित वस्तुओं को बेचते हैं। भारत में श्रम अधिक है। वस्तुओं के आदान प्रदान की अपेक्षा सूचनाएं, ज्ञान, प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान भी हम करते हैं। ढेर सारी टेक्नोलॉजी हम बेचते हैं। सॉफ्टवेयर जो बनाते हैं उसको भी हम बेचते हैं, है ना। तो ये सभी हैं, इससे मुद्रा मिलती है, विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। अब जो है हम चलेंगे पर्यटन की तरफ। पर्यटन एक उद्योग है, समझो, लास्ट है इसमें चैप्टर में। पर्यटन एक व्यापार के रूप में उभरा है। 2003 की अपेक्षा 2004 में विदेशी पर्यटकों का आगमन बहुत ज़्यादा हुआ था। 23.5% वृद्धि दर्ज की गई थी और इससे जो देश को मिलने वाली लगभग 21,828 करोड़ विदेशी मुद्रा मिली थी पर्यटन से। इसलिए सरकार उन सेक्टरों को डेवलप करना चाहती है जो भूमि बेकार है, उसको कोई हिस्टोरिकल प्लेस बना करके, पार्क वगैरह में डेवलप करके सरकार उसको डेवलप करती है। करें प्रत्येक वर्ष भारत में 26 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक आते हैं। 150 लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न हैं। पर्यटन राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करने, स्थानीय हस्तकला, सांस्कृतिक उद्यमों को प्रश्रय देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह हमें संस्कृति तथा विरासत की समझ विकसित करने में सहायक है। विदेशी पर्यटक भारत में विरासत पर्यटन, पारी पर्यटन यानी इको टूरिज्म, रोमांचकारी पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन, है ना, ये ढेर सारे पर्यटन के क्षेत्र हैं। भारत में जो विदेशी पर्यटक हैं के लिए राजस्थान, गोवा, जम्मू कश्मीर, दक्षिण भारत के मंदिरों के नगर प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं, है ना, ये सभी हैं। लेकिन कह रहे उत्तरी पूर्वी भारत और हिमालय के अंदरूनी भाग संभाव्य पर्यटन विकसित स्थल हो सकते हैं, लेकिन सामरिक कारणों से इनके विकास को अब तक प्रोत्साहित नहीं किया गया है। सामरिक कारण का मतलब सैनिक अड्डे वहाँ पर बनाए गए हैं, इसलिए वहाँ पर पर्यटन स्थल के रूप में अभी डेवलप नहीं किया। भविष्य में जो है इसको डेवलप किया जा सकता है। तो आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया, भूगोल का अंतिम चैप्टर था ये। अब कल से हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।